तो रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो नंबर 1 पे आता है कि हम जाने कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है। क्या चीज? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बना है हमारा, हमने A प्लस बी मिलाया और कोई एक प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में, तो वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। जब हम प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर को एक बार स्टेब्लिश कर ले जाएंगे या जान जाएंगे तो हम बाकी चीजें एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली या कंप्यूटर एनालिसिस करके, कंप्यूटेशनल करके हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो है हमारा प्रोडक्ट बना कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत पुरानी रिएक्शन 1900 में 1900 में एक रिएक्शन की गई थी PHCl की, सिल्वर के साथ में हीट किया गया था। ये बच्चों ये रिएक्शन 1900 में की गई थी, ठीक है, 1900 में की गई थी। और इसका जो टेंटेटिव प्रोडक्ट बताया गया था उस टाइम पे, अब देखो ये माना जाएगा क्योंकि CCl है और Ag से हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका AgCl निकल जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो रेडिकल बन जाएगा ये PH3C रेडिकल। दो रेडिकल इसके आपस में जुड़ जाएंगे ये ऐसे। तो 1900 में ये माना गया कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो इस तरीके का जो है आपका हेक्साफिनाइल एथेन टाइप का प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। ट्राइफिनाइल मेथिल क्लोराइड से हेक्साफिनाइल इथेन प्रोडक्ट आपका ये बना हुआ था। ये 1900 में माना गया था। लेकिन आगे बढ़ करके 1968 में, इन 1960 ईयर by using 1 NMR, जो इसका स्ट्रक्चर स्टेब्लिश किया गया उसमें यह पाया गया कि इसलिए में जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं वो सारे इस तरीके के नहीं हैं। अब देखो एक फिनाइल में आपके पास यहाँ पे 5-5 प्रोटॉन है आपके पास में, तो 15 दूनी 30 प्रोटॉन आपके एरोमेटिक रीजन में आने चाहिए, जबकि 30 आपको वहां पे नहीं मिले। तो जब 30 आपको वहां पे नहीं मिले तो फिर लोगों ने सोचा क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है। तो 1 NMR से उसका स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया। जो स्ट्रक्चर मिला आपको वो ये मिला, PH थ्राइस CH डबल बॉन्ड C PH ट्वाइस डबल बॉन्ड। ठीक है, तो NMR से स्ट्रक्चर हमको ये मिला। तो जब NMR से ये स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ तो अब इसके मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी। कैसे बना होगा? क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो कितने साल के बाद? 68 ईयर के बाद में आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हुआ इस रिएक्शन का। इसी तरीके से एक रिएक्शन और हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट में। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए पहला स्टेप नेचर ऑफ प्रोडक्ट को जानना कि प्रोडक्ट क्या बना है, तभी उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज की जा सकती है या सोची जा सकती है या उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया सकती है। क्योंकि अगर आपने एक बार रॉन्ग प्रोडक्ट असाइन कर लिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो प्लान करोगे और उसमें कुछ बहुत कंक्रीट डेटा आप नहीं निकाल पाओगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेल नोन एग्जाम्पल है, शायद सब लोगों को पता होगा, जो भी आदमी 12th पास है वो भी इस चीज को जानता होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसका आंसर देंगे। इसका रिएक्शन NaNH2 से करा दिया जाए। किसमें रिएक्शन होता है जनरली? लिक्विड अमोनिया में होता है। अब इसका जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है वो ये है, ठीक है बच्चों, कि डायरेक्टली इसको ये सब्स्टिट्यूट कर दे Cl को यहां पे। लेकिन इसके साथ में एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना। क्या मिला? एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिला, ये मिला। और मजेदार बात क्या है, क्या बता सकते हो? इसको A लिखो, इसको B लिखो।
बता सकते हो ए और बी में कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा? 10 सेकेंड में कोई भी, ए बी जो भी आप चूज करना चाहते हैं, या दोनों इक्वल इक्वल बन जाएगा? आप लोग चैट में अपना आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। तो इंटरेस्टिंगली जो मेजर प्रोडक्ट मिला वो ये मिला। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट की गई या जिस आदमी ने इसको प्लान किया उसने तो सोचा कि हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा हमको। लेकिन मिला क्या मेजर प्रोडक्ट? ये मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किसी कॉमन इंटरमीडिएट से बन रहे हैं और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन नहीं है। NH2Cl को रिप्लेस नहीं कर रहा है डायरेक्टली, बीच में कुछ और हो रहा है, कोई और चीज बन रही है जिससे कि ये दोनों जिस इंटरमीडिएट से ये दोनों चीजें आपको मिल रहे हैं। तो ये हो ना कि एक बार आपको प्रोडक्ट की जानकारी एक बार मिल जाए आपको, तो आप गेस कर सकते हो कि चीजें जो आप सोच रहे हो ऐसी नहीं, कुछ और हो रही होंगी। वो क्या हो रही है उनके बारे में आप प्लान कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में बेंजाइन इंटरमीडिएट को प्रपोज किया गया। क्या किया गया? बेंजाइन इंटरमीडिएट को प्रपोज किया गया। अब कहा गया कि बेंजाइन इंटरमीडिएट पहले बनता है, उसके बाद में ये दोनों प्रोडक्ट उससे बनते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहली पॉइंट थी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को जानना। आई होप आप सब क्लियर हो गए क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट आप जान जाओगे तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे न सोच करके, बल्कि आप जो आपको प्रोडक्ट मिला हुआ उसके हिसाब से आप सोचोगे कि कैसे ये बन सकता है या कैसे ये बना होगा। मतलब आप जो एक्चुअल चीज है उसकी तरफ आप सोच पाओगे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट गलत डिजाइन कर लिया या गलत उसको जो है आपने एस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर आप निश्चित तौर पे मैकेनिज्म आप गलत करोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कौन सी होती है? देखो बच्चों, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन बातों को जानोगे, समझोगे, तो क्या है, आगे आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने में, उसका इंटरमीडिएट बताने में, उसका डिटरमाइनिंग स्टेप बताने में, या इन केस कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में जो कि आपने नहीं देखा हुआ है, एक्सीडेंटली आप देखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप एग्जाम में आजकल देख सकते हो कि क्या वो कई बार सबस्टेट में छोटा मोटा चेंज कर देते हैं, कई बार चीजों को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो तो क्या आंसर आपका गलत हो जाता है, जो आप सोचते हो वो कई बार आंसर नहीं आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए इस तरीके का।